नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज है 6 सितंबर 2023 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ में आज जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आए हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो G20 से रिलेटेड ही है। कल हमने G20 के बारे में देखा था, G20 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी देखे थे। आज हम G20 से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। G20 में देशों को हमने इनवाइट करे हैं और जो हम इनवाइट करे हैं उस इनवाइट पत्र में, इनविटेशन वाले कार्ड में हमने इंडिया की जगह में भारत शब्द का इस्तेमाल करे हैं। जब हमारे देश में संविधान बन रहा था उस टाइम में एक चीज़ लिखी थी कि इंडिया, भारत जो कि इंडिया है, अब से एक राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार से उसमें उल्लेख किया गया था, मतलब भारत की जगह इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश की सरकार का कहना है कि देखिए, यदि हम इंडिया शब्द यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है हम अभी भी जो है गुलामी का प्रतीक है ये शब्द, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया वर्ड को रिप्लेस करके हम भारत वर्ड यूज़ करें। सरकार का कहना है ये जो भारत शब्द है, चाहे वो वेद हों, चाहे वो हमारे देश की अन्य धार्मिक किताबें हों, उनमें भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, इंडिया का कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये देखना है कि भारत का जो इंडिया नाम है वो इंडस नदी मतलब सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये नाम अंग्रेज़ों ने हमको दिया है, इसलिए हम इसको इंडिया बोल रहे हैं। यूनान से कुछ लोग आए, कुछ लोग ईरान से आए, और जब वो लोग आए तो सबसे पहले उनको सिंधु नदी दिखी और सिंधु नदी के उस पार में जो एरिया पड़ा था उसको उन्होंने सिंधु नदी के नाम पर ही इसका नामकरण किया था। इंडस रिवर के नाम पर इसको इंडिया नाम रखा गया था। अब हाल फिलहाल में हम देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने वाला है। तो गवर्नमेंट के सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की प्लानिंग नहीं है कि वो फॉर्मलाइज़ करेगा केवल एक नाम को ही हमारे देश के लिए ड्यूरिंग स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये जो सरकार है वो इंडिया मतलब हम लोग जो गठबंधन बनाए हैं और उसका जो नाम रखे हैं इंडिया, उससे डरी हुई है, जबकि रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं वो वेलकम कर रहे हैं भारत शब्द के इस्तेमाल को। इनविटेशन जो सेंड किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टू द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट फॉर एन ऑफिशियल बैंक्वेट ऑन द ओकेज़न ऑफ द G20। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है बैंक्वेट। बैंक्वेट का अर्थ हम देख लेते हैं भोज, दावत, प्रीति भोज, ठीक है। तो जब यहाँ पर बैठक होगी तो उस बैठक में बुलाने के लिए सरकार ने क्या काम करी है, राष्ट्रपति के माध्यम से जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट हैं, इसके अलावा कुछ ऑफिशियल लोग हैं, उनको भी G20 की समिट में बुलाया गया है एज ए भोज के रूप में, दावत के रूप में। और यहाँ पर जो है इंडिया की जगह में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह में जो इनविटेशन कार्ड है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रेसिडेंट जो है अंग्रेजी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो जो इंडिया है उसकी जगह में भारत का शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रेसिडेंट को भी हटा देना था, डायरेक्ट राष्ट्रपति लिख देना था। अपोजिशन पार्टी ने क्वेश्चन किया है इसके रीजन आखिर है क्या, इसके पीछे क्या रीजन है, जबकि मिनिस्टर एंड लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी ने इस मूव का वेलकम किया है। एक बात हमको यहाँ पर और ध्यान में रखना है कि जब संविधान के लिए इंडिया के लिए शब्द यूज़ किया जा रहा था तो उस समय में वोटिंग हुई थी, तब जाकर के निर्धारित हुआ था कि नहीं, संविधान में जो है इंडिया शब्द चलेगा कि भारत शब्द चलेगा। अब जब वोटिंग में इंडिया के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ गया तो जाहिर सी बात है संविधान जो लिखा गया है उसमें इंडिया का शब्द आ गया है।
तो यदि आज के समय में भी यदि हमें इसमें कुछ बदलाव लाना है तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में इसमें हमको वोटिंग कराना पड़ेगा, संशोधन कराना पड़ेगा, तब जाकर के इसका नाम चेंज हो सकता है। इसके बाद हम एक्सप्लेनर वाले पेज में चलते हैं और देख लेते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नॉर्थ ईस्ट में, इसके अलावा हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की बाउंड्री से लगा हुआ जो एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट के काम के लिए, जैसे कि वहाँ पर सड़क बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो इन सब के लिए सरकार क्या काम करी है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंतर्गत उनको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी पहले, अब उस क्लियरेंस की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नियम कानून लेकर के आई है। तो इसका असर कितना ज़्यादा पड़ने वाला है वहाँ के वातावरण को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के लोगों को और वहाँ के जीव जंतुओं को, इसके ऊपर यह आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। तो 22 अगस्त को मिजोरम की असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने विरोध दर्ज किया है किसका, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का। मिजोरम का कहना है कि ये जो कानून लेकर के आप आ रहे हैं इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचने वाली है। हम चाहते हैं कि लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, मिजोरम में जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों को हम प्रोटेक्ट करें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इसमें जो संशोधन किए गए हैं इसके माध्यम से फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्जन किया जाएगा रोड के निर्माण के लिए, रेलवे के बिछाने के लिए, या फिर स्ट्रैटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू हो सकते हैं। इसके लिए हमारा जो फॉरेस्ट जो कि कंजर्व एरिया है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये जो चीज़ रहेगी विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल विथआउट ए फॉरेस्ट क्लियरेंस। इसके लिए किसी भी प्रकार की क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो इंटरनेशनल सीमा है उससे 100 किलोमीटर के अंडर में यदि कोई काम करना है सरकार को तो इसके लिए उसको अब क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो इसी 100 किलोमीटर की रेंज में आता है। When it meets next week, the Nagaland Assembly will be also face strident demand to pass a resolution। नागालैंड में भी जब बैठक होगी आने वाले टाइम में तो वहाँ पर भी इस प्रकार की रेजोल्यूशन की डिमांड उठने वाली है। त्रिपुरा, मिजोरम एंड सिक्किम, ये यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का शासन है या फिर इसके एलाइज यहाँ पर राज कर रहे हैं। इन्होंने भी ये जो 100 किलोमीटर का एग्जेम्पशन क्लास है ना, इसका विरोध किया है। ये खुद वहाँ पर बीजेपी वाले स्टेट हैं, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को यहाँ पर समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो FCA कानून लगाया गया है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में एप्लीकेबल है कि नहीं है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, जैसे कि आर्टिकल 371A की बात करें, यह नागालैंड के लिए है। 371 जी प्रोवाइड करा गया है मिजोरम के लिए, जिसमें प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट दैट इम्पिंजेस ऑन नागा एंड मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर एंड ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। तो इसमें बताया गया है कि आप इनके खिलाफ में ऐसा कोई नियम कानून नहीं ला सकते हैं जो कि इनके अधिकारों की रक्षा ना करें, अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करता है, उनकी लैंड का आप कहीं और मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कानून हैं पार्लियामेंट के वो यहाँ पर चलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के जो कानून बनाए गए हैं इनको एक्सटेंडेड किया जा सकता है इन स्टेट में केवल और केवल यदि उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वो डिसाइड करे कि नहीं ये ठीक है, ये हमारे यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन यदि वहाँ की असेंबली मना कर देती है तो केंद्र सरकार का जो नियम कानून है वो वहाँ पर लागू होने वाला नहीं। 1986 में नागालैंड ने एक्सटेंड किया था एप्लीकेशन ऑफ FCA टू गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड सच
अदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नागालैंड ने 1986 में क्या काम किया है, ये जो एफसीए का कानून है इसको उसने गवर्नमेंट फॉरेस्ट और अदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्सटेंड कर दिया था कि अब जो है ये एफसीए कानून के अंतर्गत आएगा। गवर्नमेंट फॉरेस्ट मेकअप ओनली 2.71% ऑफ द स्टेट्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि हमारे पास 2.71% ही बस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। फिर क्या होता है, दिसंबर 1997 में होम मिनिस्ट्री ने एक इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस confirmed to Union Environment Ministry that the FCA is covered under the term land resources। बाद में सरकार ने कहा कि ये जो FCA कवर किया गया है इसको लैंड रिसोर्सेज के रूप में टर्म किया गया है एंड नॉट एप्लीकेबल टू नागालैंड, और कहा गया है कि ये जो चीज़ है नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की जो असेंबली है उसने इसके लिए कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया था। यदि वो रिजोल्यूशन पास कर देती तब हम ये कहते कि एफसीए इस फॉरेस्ट वाले एरिया में लागू होगा। इसके बाद 1998 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्राडिक्टेड किया था, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, जो हमने कहे उसके विपरीत हो कहना या फिर उसका खंडन करना। तो बाद में बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ने इस बात का खंडन किया व्हेन इट इन्फॉर्म द नागालैंड गवर्नमेंट दैट, नागालैंड गवर्नमेंट को यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है, कहाँ चला गया, FCA is indeed applicable to the state as clarified by the Ministry of Law and Justice। बाद में सरकार कह रही है कि नहीं, जो FCA कानून है यहाँ के जंगलों में लागू होता है। इसके बाद हम देखेंगे 1980 से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ नॉट ग्रांटेड एन FCA क्लियरेंस टू द फॉरेस्ट इन नागालैंड। इसके बाद किसी भी प्रकार का क्लियरेंस जारी नहीं किया गया है नागालैंड के फॉरेस्ट के लिए। तो दिस इज़ नॉट सो विथ मिजोरम, ये न केवल मिजोरम के लिए है। फिर 1986 में यूनियन टेरिटरी बिकेम ए स्टेट विथ 53 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिजोरम को बाद में यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया गया 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 371 जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें ये कहा गया है कि ऑल जो सेंट्रल एक्ट है इसमें स्टिपुलेटेड वर्ड यूज़ किया गया। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है तय करना, अनुबद्ध करना, नियत करना। तो आर्टिकल 371 जी कॉन्स्टिट्यूट में ऐड किया गया। इसमें ये तय किया गया कि जो ऑल सेंट्रल कानून हैं इन फोर्स बिफोर 1986 आर एक्सटेंडेड टू द स्टेट। 1986 के पहले के जो कानून हैं वो स्टेट में लागू रहेंगे, इसमें FCA कानून भी रहेगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से रिलेटेड है, जिसको शॉर्टकट में हम PMI भी बोलते हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है विच इज़ डेराइव्ड आफ्टर मंथली सर्वेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। बताया जा रहा है कि अलग अलग जो कंपनीज हैं इनका मंथली सर्वे किया जाता है, इसके बाद ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसके माध्यम से हम कुछ एक्टिविटी को मेजरमेंट करते हैं एट द परचेजिंग और इनपुट स्टेज। परचेजिंग के स्टेज पर या फिर इनपुट के स्टेज पर कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उसका मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है। इस सेंस के हिसाब से यदि देखें तो ये काफ़ी वेरी डिफरेंट माना जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स से रिलेटेड, विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको IIP कहते हैं, ये आउटपुट को मेज़रमेंट करने का काम करता है। यहाँ पर जो है दो टाइप के PMI पाए जाते हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग PMI और दूसरा है सर्विस सेक्टर वाला PMI। ये जो इंडेक्स है ये हमें बताता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में। लेकिन ये जो PMI है कैप्चर नहीं करता है इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज़ को।
PMI डाटा फॉर इंडिया इज़ रिलीज बाय S&P ग्लोबल। PMI का जो डाटा है इंडिया के लिए वो रिलीज़ किया जाता है S&P ग्लोबल के द्वारा, एक ग्लोबल मेजर मानी जाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंड एनालिटिक्स वाले मामले में। अर्लियर PMI डाटा इस इंडिया वाज रिलीज बाय IHS। इसके पहले क्या है, IHS मार्केट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, बाद में ये S&P में मर्ज हो गई थी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, द मैन्युफैक्चरिंग PMI मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसको मेजरमेंट करने का ये काम करता है। इसके साथ साथ में इट डेराइव्ड आफ्टर ए सर्वे ऑफ अप्रॉक्स 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कब तैयार किया जाता है, जब लगभग हम जो है 500 कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका सर्वे करते हैं। मेथड की यदि हम बात करें, ये जो PMI है इसको तैयार करते हैं सीरीज़ ऑफ क्वालिटेटिव क्वेश्चन के माध्यम से। वहीं मैन्युफैक्चरिंग PMI की बात करें तो ये जो क्वेश्चनरीज रहते हैं वो सेंड करे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को, एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड रहते हैं 5 की वेरिएबल के साथ में। यहाँ पर 5 की वेरिएबल इस्तेमाल में लाए जाते हैं और उनका वेटेज इंडेक्स में कितना कितना रहेगा उन क्वेश्चन का, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि न्यू ऑर्डर आपको कितने मिले उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, आउटपुट आपका कितना रहा उसको 25% वेटेज दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट को 20% का वेटेज है, सप्लायर्स डिलीवरी आइटम टाइम को 15% है, स्टॉक ऑफ टाइम परचेज को 10% का कहना चाहिए वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा है हमारा यही है कि इसके लिए 5 की इंडिकेटर इस्तेमाल में लाए जाते हैं और उसका कितना कितना वेटेज है इसको ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, वेटेज भी पूछ सकता है और वेटेज यदि नहीं भी पूछता है तो इसका सीक्वेंस पूछ लेगा। सबसे पहले न्यू ऑर्डर आएगा, फिर आउटपुट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर सप्लायर डिलीवरी आइटम है एंड स्टॉक आइटम परचेज्ड। इसको आपको सीक्वेंस में जमाना रहेगा सही जोड़ी में। अब हम PMI को कैसे करके रीड करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो PMI नंबर है, यदि PMI नंबर ग्रेटर देन 50 इंडिकेट्स एक्सपांसन इन बिजनेस एक्टिविटी। यदि आपको 50 से ज़्यादा नंबर मिल गए हैं इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसमें एक्सपांसन हुआ है। इसके बाद यदि आपको 50 से कम नंबर मिले हैं इसका मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है वो सिकुड़ते जा रहा है। इसके अलावा जो एक्सपांसन की दर है इसको आप जज कर सकते हैं कंपेयरिंग PMI विथ दैट ऑफ प्रीवियस मंथ डाटा। पिछले महीने के डाटा से इस महीने के डाटा को भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे कि यदि फिगर जो है हायर है पिछले महीने से, देन इकोनॉमी जो है एक्सपांडिंग हो रही है फास्टर रेट में। यदि इस महीना लोअर था पिछले महीने हायर था, इसका मतलब ये है आपकी जो ग्रोथ है वो लोअर रेट से चल रही है। PMI का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है मच बिफोर मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल डाटा ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग एंड GDP ग्रोथ बिकम्स अवेलेबल। तो बताया जा रहा है ये जो इंडेक्स होता है ना काफ़ी समय पहले आपको अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप सोचेंगे हमें GDP ग्रोथ का पता लगाना है, आउटपुट का पता लगाना, तो उसके पहले ही आपको डाटा मिल जा रहा है। इसका मतलब इट इज़ कंसिडर्ड ए गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है वो हम पहले से ही जान लेते हैं। कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके जो सेंट्रल बैंक है वो यूज़ करते हैं इस इंडेक्स का, ताकि जो है इंटरेस्ट रेट कम करना है कि ज़्यादा करना है उसके ऊपर वो काम कर सकें। इसके अलावा ये हमें एक इंडिकेशन देता है कॉरपोरेट अर्निंग का, एंड इस क्लोजली वॉच्ड बाय इन्वेस्टर एज वेल एज द बॉन्ड मार्केट। इसके बाद में हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था जिसका नाम है, अलग अलग नाम से नाम इसको रखा गया है। तो कुल मिलाकर के पुराना जो हमारे यहाँ पर पीनल कोड सिस्टम चलता था, CRPC सिस्टम चलता था, सरकार ने उसको रिप्लेस कर दी है और उसका नाम चेंज कर दी है।
1860 से लेकर के 2023 तक कंट्री का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो काम करते रहा एज द लॉ मेड बाय ब्रिटिश। अंग्रेज़ों ने अभी तक जो नियम कानून बनाए थे उसके हिसाब से हमारा देश चलते रहा। आई कैन एश्योर द हाउस दैट दिस बिल विल ट्रांसफॉर्म आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो अमित शाह ने यह बिल प्रस्तुत किया था, तो उनका कहना है कि 1860 से लेकर के 2023 तक अभी तक हम अंग्रेज़ों के बनाए कानून के अनुसार चलते रहे हैं। अब हम इसको नया रूप दे रहे हैं, हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें बहुत कुछ हम सुधार लेकर के आएंगे। द एम विल नॉट बी पनिश, इट विल बी प्रोवाइड जस्टिस। तो इसमें कहा गया है कि हम किसी को पनिश नहीं कर रहे हैं, हम जो है जस्टिस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो बिल लाए गए हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड को जो कि 1860 का था, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के माध्यम से। इसमें 511 सेक्शन हुआ करते थे, तो इसकी जगह में 356 सेक्शन होंगे। 175 सेक्शन को जो में सुधार किया गया है। इसके अलावा 8 सेक्शन ऐड करे गए हैं और 22 सेक्शन को रिपील किया गया है, हटा दिया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 का चल रहा था, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के माध्यम से। यहाँ पर 533 सेक्शन रहेगा, पहले 478 सेक्शन थे। 160 सेक्शन में 160 नंबर का जो सेक्शन इसको चेंज कर दिया गया है, 9 सेक्शन ऐड करे गए हैं और 9 सेक्शन यहाँ पर हटाए गए हैं। इसके बाद इंडिया की तरफ से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को चेंज करके भारतीय साक्ष्य बिल लाया गया है। इसमें 170 सेक्शन रहेंगे, पहले इसमें 167 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन 23 में कुछ चेंजेस देखने को मिला। इसके अलावा 1 सेक्शन इसमें ऐड किया गया और 5 सेक्शन को यहाँ से हटा दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, सरकार ये जो बिल लेकर के आई है, एक स्टैंडिंग कमेटी है वो इसका अध्ययन करेगी, विच इज़ चेयर्ड बाय द BJP MP ब्रिजलाल, हु इज़ रिटायर्ड IPS ऑफिसर। इसका अध्ययन कौन करेगा? BJP के MP ब्रिजलाल करने वाले हैं, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो कुल मिलाकर के रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं और ये BJP में भी हैं, वो लोग इसको लीड करने वाले हैं, इस कमेटी को। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो सरकार यहाँ पर काफ़ी कुछ संशोधन करना चाहती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिसमें सरकार को संशोधन करने की ज़रूरत है। भले ही हमने जो है इसमें अभी बहुत सारा चेंजेस कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी एग्जाम्पल के तौर पर सेक्शन 497 अफेंस एंड एडल्टरी, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है 497 को। ठीक है, एडल्टरी जो कि अब अफेंस के अंतर्गत आता था पहले। तो कुल मिलाकर के आप ये जो संशोधन कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी जनता की भी राय आपको देखना पड़ेगी। जनता क्या चाहती है कि ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको आप इसमें ऐड करिए या फिर हटाइए। कुल मिलाकर के राइटर इसी के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप जैसे कि पुराना जो नियम कानून अंग्रेज़ों के ज़माने का क्या कहता है, ड्राफ्ट पीनल कोड 1837, सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि पति और पत्नी के बीच में हो रहे हैं तो वो रेप नहीं माना जाएगा। जबकि आज के टाइम में यदि देखा जाए तो डिमांड ये होती है कि भाई इसको भी आप जो है रेप की कैटेगरी में डालिए। यदि पत्नी की इच्छा नहीं है और ज़बरदस्ती यदि यौन संबंध स्थापित करे जाते हैं तो उसको भी रेप की कैटेगरी में डाला जाए। तो इसमें भी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। द रिलेट टू क्रिमिनल लाइबिलिटी इन जनरल पीनल लॉ मिलिटेट against the philosophy of special law for children that explicitly laid down in section 14 of the Juvenile Justice Act of 2015। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रिक्स के एक्सपांसन से रिलेटेड है। यदि ब्रिक्स का एक्सपांसन किया जा रहा है तो कितना फ़ायदा यहाँ के देशों को मिलने वाला है। सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। ब्रिक्स के अंतर्गत 5 जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं उनके संगठन का नाम दिया गया है, जिसमें शामिल है B से ब्राज़ील, R से रसिया, ठीक है, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स सदस्य
क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष ब्रिक्स राज्यों की सरकारें औपचारिक शिखर सम्मेलनों में सालाना मिलती हैं। भारत ने 9 सितंबर 2021 को आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की डिजिटल माध्यम से मेजबानी करी थी। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक ग्रुप है जो कि विकासशील देशों को संदर्भित करता है और विश्व की जनसंख्या का 41% यहाँ रहता है। जितना भी जीडीपी है, जीडीपी का 24% हिस्सा यहाँ पर है और वर्ल्ड ट्रेड का 16% हिस्सा इस ग्रुप में है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप चाहते हैं साउथ एशिया वाले एशियन कंट्रीज़ कि हम भी इस ग्रुप में शामिल हों और हमारे यहाँ पर जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से हो सके। ब्रिक्स की स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। शुरुआत में इसमें कुल 4 देश थे, BRIC। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, जिसके बाद ब्रिक को हमने ब्रिक्स बोल दिया। इसके बाद जिम ओ'नील के बारे में हमें समझना है। जिम ओ'नील एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम करते हुए ब्रिक्स की स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को बताना था। 2001 में उस समय ओ'नील का मानना था कि वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो तेज़ी से बढ़ेंगे आगे। अंततः G7 राष्ट्रों को वो चुनौती भी देंगे। G7 ग्रुप को भी ये लोग चुनौती दे सकते हैं। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करें तो 4 देश, ब्रिक के 4 देश जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया में मिले थे। इसके बाद 2006 में सितंबर 2006 में पहली बार ब्रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। कल मिलाकर के यहाँ पर इसने औपचारिक रूप धारण किया था, जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र विधानसभा की आम बहस के मौके पर हुई थी। एक बात हमको और यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसा कि इसका नाम है, नाम के हिसाब से ही इसकी अध्यक्षता कोई भी देश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसके नाम की हम बात करें, शुरू में बी है। इस साल यदि ब्राज़ील ने अध्यक्षता करा है तो अगली बार जो मेज़बानी रहेगी वो रसिया करेगा। रसिया के बाद इंडिया का नंबर रहेगा, इंडिया के बाद चाइना का नंबर रहेगा, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका का, फिर से साउथ अफ्रीका के बाद ब्राज़ील का नंबर लग जाएगा। इस प्रकार से इसकी अध्यक्षता की जाती है। ब्रिक्स के 3 स्तंभ माने जाते हैं। एक है राजनीतिक और सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक और वित्तीय और तीसरा है सांस्कृतिक और लोगों का आदान प्रदान। कुल मिलाकर के 3 लेवल पर ये लोग काम करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स को लेकर के राजनीतिक संबंध स्थापित करना, सुरक्षा के लिए काम करना, दूसरा काम है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। यदि कोई देश, मेंबर कंट्री कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए वित्त और बैंकिंग जैसे इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के माध्यम से ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आपस में सहयोग करते हैं। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल को। तो 24 अगस्त को 15वें नंबर के ब्रिक्स समिट का आयोजन ब्राज़ील के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस बार का जो समिट है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो ये जो जोहान्सबर्ग है, इस बार का जो समिट है साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था और ये 15वें नंबर का ब्रिक्स समिट था। 24 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। इसमें निर्णय लिया गया था कि हम हमारा जो ग्रुप है इसको और भी ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं, इसको हम बड़ा बनाना चाहते हैं। इसमें 6 जो नए मेंबर हैं इस बार जुड़ गए हैं, जैसे कि ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये वेस्ट एशिया से आते हैं। इसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, ये अफ्रीका से आते हैं और अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका से आता है। बहुत सारे देशों ने इसके लिए आवेदन दिया था। ये रिपोर्ट किया गया है कि लगभग 40 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए एंड 22 ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट किया था फॉर्मल एप्लीकेशन।
ब्रिक्स मीटिंग की यदि हम बात करें 2009 से लेकर के ही ब्रिक्स की जो मीटिंग है सालाना आयोजित की जाती है समिट लेवल पर एंड इज़ बैक्ड बाय द सेवरल मिनिस्ट्रियल एंड एक्सपर्ट कॉन्क्लेव। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, एक्सपर्ट के कॉन्क्लेव इसमें आयोजित करे जाते हैं। इसकी सहायता से दो नए इंस्टीट्यूशन खड़े हुए थे। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि डेवलपमेंट के लिए सहायता करता है मेंबर कंट्रीज़ को। इसके साथ साथ में कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया गया है ताकि शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर को ये लोग झेल सकें। द NBD हैज़ ऑलरेडी फाइनेंस 96 प्रोजेक्ट वैल्यूएटेड $33 बिलियन। अभी तक देखा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 96 प्रोजेक्ट के लिए अभी तक $33 बिलियन की राशि प्रदान की जा चुकी है। ब्रिक्स मेंबर हमेशा से कोई ना कोई नई नई घोषणाएं करते रहते हैं, उनमें आपस में कुछ डिससैटिस्फैक्शन भी रहता है, असंतोष रहता है। इसके बावजूद भी जो है ये जो समिट है आज के टाइम में कहना चाहिए वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें दैट हैड इमर्ज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनाइटेड नेशन है और इसके बहुत सारी बॉडीज़ हैं। पार्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल एंड मोर रिसेंटली द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो जोहानसबर्ग है, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इसको डिस्क्राइब किया था एज रिफ्लेक्टिंग यस्टरडेज वर्ल्ड। तो ये भी अपने आप में पूरी दुनिया को संदर्भित करते हैं कि अकेला ये एक सिंगल ग्रुप नहीं है, ये पूरी दुनिया ही है। ब्रिक्स कुल मिलाकर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका का जो अलायंस है जो कि वेस्ट लीड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको चैलेंज कर सकता है। ये प्रमोट करता है इंट्रा ब्रिक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को। इसके अलावा इसकी तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रोल से बाहर हैं। इसके अलावा वाइड रेंजिंग रिफॉर्म लाया जाता है टू एकोमोडेट द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो एक्सपांसन किया जा रहा है ब्रिक्स मेंबरशिप का, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेड कलर से मेंबर दिखाए गए हैं और अभी जो ग्रीन कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो न्यू मेंबर का है और पीला कलर दिखाया गया है ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो ग्रीन कलर से जो कलर आप देख रहे हैं ये इसके मेंबर स्टेट हैं, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, ईरान है, UAE, इथोपिया है और इधर से आपका लैटिन अमेरिका हो गया। यदि इस प्रकार का जो प्रपोज्ड किया गया एक्सपांसन है, इसके चलते चलते वर्ल्ड की 46% पॉपुलेशन यहाँ पर रहेगी, जबकि इसका जो शेयर है ग्लोबल GDP का वो 31.5% से 37% तक चला जाएगा। इसके अलावा फार अहेड ऑफ द GDP 30% ऑफ द G7, जबकि G7 की जो GDP है 30% ही है, हमारे इस ग्रुप की GDP 37% हो जाएगी। द 5 कोर मेंबर अकाउंट 23% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट। अभी जो 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं ये ग्लोबल एक्सपोर्ट का 23% हिस्सा रखते हैं। इसके अलावा जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसका 19% इंपोर्ट यही कंट्री करते हैं, ये न्यू मेंबर कंट्रीज़ करते हैं। दीज फिगर विल बी बूस्टेड बाई 3.7% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ने वाला है वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। यदि इस ग्रुप में ज़्यादातर ऑयल के कुओं वाले देश, जहाँ पर ऑयल ये लोग देश एक्सपोर्ट करते हैं, वो देश ये इसमें यदि शामिल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। आउट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 90 मिलियन बैरल पर डे इन 2022, तो जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन रहा था लगभग 90 मिलियन बैरल पर डे रहा था 2022 के महीने में। अर्लियर 5 ब्रिक्स मेंबर हैड अकाउंटेड 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल आउटपुट। तो इसके पहले 5 जो ब्रिक्स के मेंबर थे उन्होंने अकाउंटेड किया था 20% ग्लोबल ऑयल आउटपुट को, कि 20% हिस्सा तो यही आउटपुट दे रहे थे।
यदि इसमें नए मेंबर कंट्री जुड़ जाते हैं तो ये जो हिस्सेदारी है वो 42% की हो जाएगी। ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आपस में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के साथ साथ में काफ़ी कुछ फ़ायदा एक दूसरे को पहुंचने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कंट्रीज़ जो कि वेस्ट एशिया से आते हैं, ऑलरेडी क्लोजली इनके संबंध ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के साथ में हैं। 35% ऑफ सऊदी ऑयल प्रोडक्शन गोज़ टू चाइना एंड इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी से चाइना और इंडिया सऊदी अरब से 35% ऑयल ख़रीदता है। रसिया ऑलरेडी मेजर ऑयल सप्लायर है चाइना एंड इंडिया के लिए। आज के समय में अब वो देख रहा है कि हम ब्राज़ील को भी अपना माल सप्लाई करें। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं। ईरान ने इंक्रीज़ कर दिया था अपना ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम ए लो ऑफ 4 लाख बैरल पर डे इन द ट्रम्प पीरियड टू 2.2 MBD इन अगस्त दिस ईयर, मोस्ट ऑफ इट गोइंग टू चाइना। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना चालू कर दिया। ईरान का भी दिमाग यहाँ पर ख़राब होता है और वो बोलता है कि ठीक है, आप सैंक्शन लगाओ, हम हमारा प्रोडक्शन डाउन नहीं करेंगे और आपको नहीं बेचेंगे तेल, हम बेचेंगे चाइना को। इजिप्ट और इथोपिया की बात करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है इनकी, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड रेड सी से। इथोपिया और इजिप्टिया का जो मेन संबंध है वो सीधे सीधे अफ्रीका और रेड सी से यहाँ पर किया जाता है। अर्जेंटीना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है लैटिन अमेरिका के लिए, और लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज़ यदि यहाँ पर शामिल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है ब्रिक्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्रिटिसिज्म की यदि हम बात करें तो ब्रिक्स की अक्सर आलोचना करी जाती है, ठीक है, इसकी मीटिंग को लेकर के कि यहाँ पर जो है काफ़ी विरोधाभास, इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर ये कैसे सक्सेस हो सकता है। इसके अलावा खाली इसमें बातचीत होती है, इसके अलावा काम कुछ नहीं होता है, ऐसे करके वेस्टर्न कंट्रीज इसकी आलोचना करते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में 15वें नंबर का जो ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था जोहानसबर्ग में, इसके डिक्लेरेशन में कुछ चीज़ें शामिल करी गई थी, जैसे कि वाइड रेंजिंग रिफॉर्म इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं इसमें बड़े बड़े देशों का दबदबा है, गरीब देशों की कुछ चलती ही नहीं है, इस प्रकार की बातें उठाई जाती। इसके साथ साथ में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए थे इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन को लेकर के एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में कैसे करके हम संपर्क साध सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो तैयार हुई हैं कि हम जो है लोकल करेंसीज़ का इस्तेमाल करेंगे इंटरनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बिटवीन ब्रिक्स एंड अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में। तो ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम है। डॉलर का इतना ज़्यादा बढ़ता महत्व है, डॉलर इतना ज़्यादा हाई हो गया है, डॉलर आपको ख़रीदना है तो आपको 70-80 रुपया $1 के लिए पीछे खर्चा करना पड़ जा रहा है, इसलिए डॉलर का जो सौदा है कभी भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। इसके अलावा ये जो डिक्लेरेशन रहा था रिफ्लेक्ट द शेयर्ड व्यू ऑफ इट्स मेंबर ऑन द सेवरल पॉलिटिकल इशू, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में जो सेंट्रलिटी है, कोई भी एक ही मुद्दे के ऊपर कोई भी एक ही कंट्री का यहाँ पर दबदबा रहता है। इसके साथ साथ में जो वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम है, सीरिया, यमन, पैलेस्टाइन, अरब पीस इनिशिएटिव, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है। यूक्रेन में जो वार चल रहा है, ग्लोबल जो टेरर की कंडीशन है, इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं ये वेस्टर्न एशिया का मैप है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि अजरबैजान है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, टर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, पैलेस्टाइन, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरबिया। 2020 से ही आप देखेंगे सऊदी अरबिया और यूनाइटेड स्टेट के जो रिलेशन है ना, उसमें कुछ हमें सुधार देखने को मिला है। और यहाँ पर ये लोग अमेरिका की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती अपनी फॉरेन पॉलिसी के निर्माण के लिए। सऊदी अरबिया हैड परस्यूड डी एस्केलेशन एंड डायलॉग एंडिंग कतर ब्लॉकेड इन जनवरी 2021। सऊदी अरबिया ने क्या काम किया था, कतर के ऊपर जो ब्लॉकेड है उसको हटा दिया जनवरी 2021 में। उसने टर्की के साथ में इंगेजमेंट चालू कर दिया है एंड
ईरान के साथ में भी जो इंटरेक्शन है अप्रैल 2021 से उसने चालू कर दिया था। इस प्रकार से आप जो है रीजनल इंगेजमेंट देख रहे हैं, और ये काम जो है चाइना ने ब्रोकर के तौर पर किया था। अकॉर्ड विद ईरान इन मार्च दिस ईयर, मतलब बीच में दलाली का काम किया है चाइना ने, और इस प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं इनको एक दूसरे से कहा है कि आप हाथ से हाथ मिलाइए और आगे बढ़िए। अब आगे यूएई और ईरान के बीच के जो रिलेशन हैं उसमें भी नॉर्मलाइज हमको देखने को मिलते हैं। तो ये फोकस कर रहे हैं कैसे करके हम जो है एक्सपांड कर सकते हैं मैरी टाइम फुटप्रिंट को अक्रॉस गल्फ ऑफ अडेन, रेड सी एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ईरान की एंट्री यदि ब्रिक्स में होती है, इसका मतलब ये हो गया है कि इनर्जी सेक्टर में अब जो है ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ उनको फ़ायदा मिलने वाला है।